है जिंदगी का मतलब क्या है? क्या बस लंबा जीना काफी है या फिर जीने का कोई गहरा मकसद भी होना चाहिए? और अक्सर इन सवालों के जवाब हमें उन जगहों से मिलते हैं जहां लोग न सिर्फ 100 साल जीते हैं बल्कि चेहरे पर एक मुस्कान के साथ जीते हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही जापानी राज को समझने की कोशिश करेंगे जिसे इकिगाई कहते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो एक लंबी, खुशहाल और एक पर्पसफुल जिंदगी से जुड़ा है। आज की हमारी बातचीत हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पर आधारित है। तो आज हम इस राज की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, चलिए आज हम लंबी और खुशहाल जिंदगी के इस नक्शे पर एक सफर पर निकलते हैं। हमारी मंजिल है जापान का ओकिनावा द्वीप और हमारा गाइड है ये राज इकिगाई। इस किताब की शुरुआत भी बड़ी सिनेमैटिक है। दोनों लेखक टोक्यो में एक बरसात की रात को एक छोटे से बार में मिलते हैं। ओके। और उनकी बात इकिगाई शब्द पर आकर अटक जाती है। इसका मोटा मोटा मतलब है हमेशा बिजी रहने की खुशी। हमेशा बिजी रहने की खुशी, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हम तो बिजी रहने को स्ट्रेस से जोड़ते हैं। यही तो सारा फर्क है। ये उस तरह का बिजी होना नहीं है जिसमें आप डेडलाइंस के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। ये उस काम में डूबे रहने की खुशी है जिसे आप पसंद करते हैं। ये कुछ विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी जैसा है जो कहती है कि जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। लेकिन इकिगाई उससे भी एक कदम आगे। ये सिर्फ मकसद खोजना नहीं बल्कि उसे रोज जीना है। और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। जैसे कि ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में 24 से ज्यादा लोग 100 साल के हैं। 24? ये तो दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। और वहां ओगिमी नाम का एक गांव है जिसे विलेज ऑफ लॉन्जेविटी भी कहते हैं। अच्छा, दीर्घायु का गांव। हाँ, वह दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? तो चलिए इसी रहस्य को और गहराई से समझते हैं। किताब के हिसाब से इकिगाई का मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। हाँ, वो वजह जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। और कमाल की बात यह है कि हर किसी के अंदर होती है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि पारंपरिक जापानी कल्चर में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मतलब वो लोग रिटायर नहीं होते। मतलब ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका मतलब हो कि आप काम करना पूरी तरह से छोड़ दें। लोग वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है, जब तक उनका शरीर साथ देता है। तो उनका काम ही उनका इकिगाई बन जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ ओकिनावा की बात नहीं है ना, किताब में ब्लू जोन्स का जिक्र है। हाँ, ब्लू जोन्स दुनिया की वो 5 जगहें जहां लोग सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा के अलावा इसमें सार्डिनिया है इटली में, लोमा लिंदा कैलिफोर्निया में, निकोया कोस्टा रिका में और इकारिया ग्रीस में। और इन सब में कुछ बातें कॉमन होंगी। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि इन जगहों में कुछ चीजें कॉमन हैं, बल्कि ये है कि इनमें से कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं है। मतलब ये लोग मैराथन नहीं दौड़ते, बस दिन भर चलते फिरते रहते हैं। ये कोई मुश्किल डाइट फॉलो नहीं करते, बस सादा और ताज़ा खाना खाते हैं। ये लोग साधु नहीं बनते, बस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो लंबी जिंदगी का राज किसी एक बड़ी चीज में नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी आदतों के बैलेंस में छिपा है। एकदम सही। अच्छा, तो ओकिनावा की ऐसी कौन सी खास आदतें हैं? किताब में हारा हची बू का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये मेरी पसंदीदा आदतों में से एक है। ये एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है अपना पेट 80% तक ही भरो। 80%? मतलब थोड़ा भूखा रहते हुए ही खाना बंद कर दो। इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप कम खाते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी खाना पचाने में कम खर्च होती है और बॉडी की सेल्फ रिपेयर प्रोसेस बेहतर होती है। ये तो हम सबके घरों में बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। और वो ये करते कैसे हैं? क्या वो अपनी कैलोरी गिनते? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। क्या? वो छोटी प्लेटों और कटोरियों में खाना खाते हैं। अच्छा। इससे आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन असल में क्वांटिटी कम होती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ये दिलचस्प है। और सामाजिक जुड़ाव के बारे में क्या? मैंने मोआई के बारे में पढ़ा है। मोआई? हाँ, ये कमाल का सोशल कॉन्सेप्ट है। ये एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोगों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। एक तरह का दोस्तों का ग्रुप होता है, या फिर अगर किसी सदस्य को जरूरत हो तो उसकी मदद के लिए इस्तेमाल होता है। वाह, ये तो एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल। और एक और खूबसूरत शब्द है यूईमारू, यानी टीम वर्क की भावना। यूईमारू? हाँ, इसका मतलब है अगर किसी का घर बन रहा है तो पूरा गांव मदद के लिए आ जाएगा, बिना कुछ पूछे।
ये बचपन से उनकी परवरिश का हिस्सा है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सिर्फ लंबा नहीं बल्कि खुशहाल जीवन जीते हैं। सही बात है। ये सिर्फ क्या करना है उस पर नहीं, बल्कि कैसे जीना है इस पर जोर देता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक मकसद होना, दोस्तों का साथ, सादा खाना। लेकिन हमारी असल जिंदगी में तो इसके ठीक उलट चीजें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। शायद सबसे बड़ा दुश्मन तो तनाव ही है ना? बिल्कुल। किताब कहती है कि तनाव समय से पहले बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है और एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है। फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, हमारे पूर्वजों के लिए ये तब होता था जब सामने कोई शेर आ जाता था। लेकिन आज की दुनिया में हमारा शेर है ऑफिस की डेडलाइन, ट्रैफिक जैम या सोशल मीडिया पर कोई बहस। सही बात है। हम लगातार एक लो ग्रेड स्ट्रेस में जी रहे हैं और ये हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का भी जिक्र है जो बताती है कि तनाव में हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। हाँ, ये बहुत डरावना है। और तनाव के साथ एक और दुश्मन है, लगातार बैठे रहना। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जी, ये न सिर्फ दिल की बीमारियों और मोटापे को दावत देती है, बल्कि हमारे दिमाग को भी सुस्त कर देती है। तो इसका इलाज क्या है? क्या हमें तनाव को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? यहाँ एक मजेदार पैराडॉक्स है। किताब में डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्रीडमैन की एक स्टडी का जिक्र है जो कहती है कि थोड़ा बहुत तनाव असल में अच्छा हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? वो लोग जो अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, वो असल में ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीते हैं। तो मकसद तनाव को खत्म करना नहीं बल्कि उसे मैनेज करना है। और इसका एक तरीका है माइंडफुलनेस। बिल्कुल, माइंडफुलनेस यानी अपने ऑटो पायलट मोड को बंद करके प्रेजेंट मोमेंट में जीना। बस कुछ देर के लिए रुक कर अपनी सांसों पर ध्यान देना या अपने आसपास की आवाजों को बिना जज किए सुनना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमारे दिमाग को शांत करती हैं और तनाव के हार्मोन को कम करती हैं। ये बात हमें जिंदगी में मकसद होने के साइकोलॉजी की तरफ ले जाती है। यहीं पर विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी आती है। फ्रैंकल का कहना था, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। और उन्होंने ये बात नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अपने भयानक अनुभवों से सीखी थी। उन्होंने देखा कि जो लोग जिंदा बचे, उनमें अक्सर वो लोग थे जिनका कोई बड़ा मकसद था, जैसे किसी अपने से दोबारा मिलना या कोई अधूरा काम पूरा करना। हाँ, उनका क्यों उन्हें जिंदा रखे हुए था। किताब में उनकी केस स्टडीज भी बहुत पावरफुल हैं। एक दुखी डॉक्टर की कहानी है जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी और वो गहरे डिप्रेशन में था। हाँ, फ्रैंकल ने उसे पूछा, सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती तो आपकी पत्नी को कैसा लगता। डॉक्टर ने कहा, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। फ्रैंकल ने बस इतना कहा, तो देखिए, आपने उसे उस दुख से बचा लिया है और इसकी कीमत आप उसे याद करके चुका रहे हैं। वाह, उस एक पल में उस डॉक्टर को अपने दुख में भी एक मकसद मिल गया। ये तो नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन जापान में एक और थेरेपी है जो इससे थोड़ी अलग है, शोमा मुरीता की मुरीता थेरेपी। हाँ, मुरीता थेरेपी का नजरिया बहुत अलग है। वो कहते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ो मत। लड़ो मत? नहीं, उन्हें आने जाने दो, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। आपका काम बादलों को भगाना नहीं, बस उन्हें देखना है और जो काम जरूरी है वो करते रहना है। मतलब एक्शन पर फोकस करो, भावनाओं पर नहीं। बिल्कुल। इसके 3 सिद्धांत हैं। 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। 2, जो करना जरूरी है वो करो। और 3, अपनी जिंदगी का मकसद खोजो। ये थेरेपी आपको अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकती है। कभी कभी काम करते हुए ऐसा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, भूख प्यास सब भूल जाते हैं, बस आप होते हैं और आपका काम। क्या इसी को फ्लो कहते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सिंट-मिहाली ने इसी जादुई एहसास को फ्लो का नाम दिया है। फ्लो? हाँ, यह वो स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं और यही इकिगाई का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये फ्लो वाली स्टेट हासिल कैसे की जाए? ऐसा तो हर रोज नहीं होता। किताब में इसके लिए कुछ रणनीतियां बताई गई हैं। पहला, एक ऐसा काम चुनें जो थोड़ा मुश्किल हो पर नामुमकिन नहीं। एक चैलेंज। हाँ, अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल है तो आप घबरा जाएंगे। फ्लो इन दोनों के बीच की एक मीठी जगह है। दूसरा, आपका एक साफ मकसद होना चाहिए।
और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, मल्टीटास्किंग बंद कर दें। एक बार में एक ही काम पे ध्यान दें। बिल्कुल। जापान में इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ताकुमी यानी एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। हाँ, जैसे वो लोग जो टोयोटा के लिए हाथ से स्क्रू बनाते हैं, या वो मेकअप ब्रश बनाने वाली महिला जिसकी उंगलियां काम करते हुए नाचती हुई लगती हैं। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स भी जापान की इसी कारीगरी से बहुत इंस्पायर थे। सही बात है। या फिर सुशी मास्टर ज़ीरो को देखिए, जो 90 साल की उम्र में भी रोज सुशी बनाते हैं और हर बार उसे पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। या स्टूडियो घिबली के डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और अगले ही दिन वापस स्टूडियो में ड्राइंग करते पाए गए। वो काम करना बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही उनका इकिगाई है। और ये सिर्फ बड़े कामों के लिए नहीं है ना, माइक्रोफ्लो का आइडिया भी है। हाँ, यानी रोजमर्रा के बोरिंग कामों में भी फ्लॉ खोजना। जैसे बिल गेट्स हर रात बर्तन धोते हैं। बिल गेट्स? हाँ, वो कहते हैं कि उन्हें ये काम पसंद है क्योंकि ये उनके दिमाग को शांत करता है। वो एक साधारण से काम में भी एक तरह का ध्यान खोज लेते हैं। यही इकिगाई का सार है। चलिए अब सीधे ओगिमी के उन लोगों से सीखते हैं जो इस फिलॉसफी को जी रहे हैं। जब लेखकों ने उनसे बात की तो उनकी बातों में कुछ कॉमन बातें निकल कर आई। क्या कहा उन्होंने? करना और लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखना। मैं हर दिन अपने दोस्तों से मिलती हूँ। ये बात सीधे उनके मोआई और पॉजिटिव आउटलुक से जुड़ती है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात जो उन्होंने कही, बुढ़ापे में तेज दिमाग की कुंजी आपकी उंगलियों में है। आपकी उंगलियों में? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपने हाथों को हमेशा किसी काम में व्यस्त रखो, चाहे वो बागवानी हो, बुनाई हो या कुछ और। ये आपको एक्टिव रखता है। सही बात है। एक और व्यक्ति ने कहा, अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप बहुत लंबा जीते हैं। ये बात आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। लिव एन अनहरीड लाइफ। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। हाँ, और शायद सबसे प्यारी बात जो एक 101 साल की महिला ने कही, हंसो। हंसी सबसे जरूरी चीज है। मैं जहां भी जाती हूँ हंसती हूँ। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक शक्तिशाली जीवन दर्शन बनाती हैं। और इस दर्शन को सपोर्ट करती है उनकी डाइट। आपने बताया कि वो 206 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हाँ, ये अविश्वसनीय है। मैं तो शायद 20-25 चीजें ही खाती होंगी। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो लोकल और सीजनल खाते हैं। उनकी डाइट में इंद्रधनुष के सारे रंग होते हैं। वो रोज कम से कम 5 तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। अच्छा। टोफू, मीसो सूप, गाजर, करेला जिसे वहां गोया कहते हैं, और समुद्री शैवाल उनकी डाइट का अहम हिस्सा हैं। और वो सांपिन चा पीते हैं जो जैस्मीन और ग्रीन टी का मिश्रण है। और व्यायाम का क्या? क्या वो जिम जाकर भारी वजन उठाते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग सबसे ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि सबसे ज्यादा चलते फिरते रहते हैं। अच्छा। वो बागवानी करते हैं, टहलते हैं और सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। उनका व्यायाम उनकी जिंदगी का हिस्सा है, कोई अलग से करने वाली चीज नहीं। जापान में रेडियो ताइसो का भी जिक्र है। ये क्या है? ये सुबह की एक 5 मिनट की हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज है, जो पहले रेडियो पर आती थी। आज भी स्कूलों और कंपनियों में लोग इसे एक साथ मिलकर करते हैं। इसके अलावा योग, ताइची और चिगोंग जैसे कोमल व्यायाम उनके जीवन का हिस्सा हैं, जो शरीर पर जोर डालने के बजाय उसे पोषित करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो इकिगाई सिर्फ लंबा जीने का फॉर्मूला नहीं है। ये हर दिन को एक मकसद और खुशी के साथ जीने की कला है। बिल्कुल। और ये मकसद बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छिपा है। एक अच्छी कम्युनिटी, सादा खाना, लगातार चलते फिरते रहना और एक पॉजिटिव नजरिया। किताब में एक और बहुत शक्तिशाली आइडिया है, लक्ष्यों से ऊपर अनुष्ठान, रिचुअल्स ओवर गोल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे खुश लोग वो नहीं हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं, बल्कि वो हैं जो फ्लो की स्थिति में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वो प्रोसेस का आनंद लेते हैं, मंजिल की चिंता किए बिना। इस दुनिया में वो कौन सा एक छोटा सा रोज का अनुष्ठान या रिचुअल हो सकता है जो परिणाम की चिंता किए बिना जिंदगी में फ्लो और मकसद का एहसास ला सकता है?